हाँ तो देखिए, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक, तो ग्रेविटेशन का मतलब है, मतलब ग्रेविटेशन लॉ जो आपने सुना होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको न्यूटन ने दिया था। ठीक, और देखिए कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके लाइफ स्पेन के बारे में मैंने लिखा है। तो जो न्यूटन, जो हमारे बीच में बहुत फेमस नाम है, वो 1643 से 1727, तो ये कौन सा सेंचुरी कहा जाएगा? ये 17th सेंचुरी कहा जाएगा। ये कहा जाएगा 16th सेंचुरी और ये कहा जाएगा 16th सेंचुरी। तो आपने केपलर नाम भी सुना होगा, काफी फेमस नाम है केपलर, वो 16th सेंचुरी के आदमी है, वो ये पर्सन है। और एक टाइको ब्राहे है, ये हो सकता है नाम आपने नहीं सुना होगा। तो इससे इन दोनों का एक रिलेटेड स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और ये 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी, 16 से 17, ये 16 से 17 और ये 17 से 18 सेंचुरी। ठीक, तो सबसे पहले मतलब इन सबसे जैसे ये कब की बात है, ये लगभग 1546 की बात है, जो सबसे ये पहला एज आपके सामने लिखा हुआ है। और ये आपके पास 5th सेंचुरी मतलब 500, मतलब इससे लगभग 1000 साल पहले का आदमी है। कौन? आर्यभट्ट। और आपको याद है जिस टाइम पे आर्यभट्ट पैदा हुए थे, उस टाइम पे अपने देश में गुप्ता एम्पायर था। ठीक है, जिसे गुप्ता एम्पायर आपने सुना होगा। ठीक, तो उस टाइम पे अपने इंडिया में गुप्ता एम्पायर था। अभी तक अंग्रेज नहीं आए थे, अभी गुप्ता एम्पायर, उसके बाद में फिर अंग्रेज तो यहाँ कहीं आएंगे इसके बाद जाके। ठीक, तो गुप्ता एम्पायर के बाद फिर मुगल एम्पायर आएगा, फिर मुगल एम्पायर में जहांगीर जो होता है, फिर औरंगजेब, और उस टाइम पे फिर अंग्रेज आते हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने जो अर्थ था, इसका मोशन को स्टडी किया था इस 5th सेंचुरी मतलब 500 वाली लाइन में, ये 1500 वाली लाइन है, 500 वाली लाइन में। और उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है। जो आपकी अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है और हर रोज रिवॉल्व करती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन रिवॉल्व कर ली फिर 4 दिन आराम करेगी, नहीं। एवरी डे, एवरी सेकंड अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है। ये आर्यभट्ट ने 500 एडी में ही बता दिया था। ये लोग है 1546 एडी वाले। इतना वो आदमी बता के चला गया, उसके बाद फिर ये सब लोग आए हैं और इन्होंने इस मोशन को स्टडी किया है। तो इनका कहानी में जब जरूरत होगी तब बताऊंगा, अभी मैं सीधा न्यूटन से चालू करता हूं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन लॉ दिया और न्यूटन ने ये बताया कि कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब इससे बहुत रिलेटेड फेमस स्टोरी है कि एप्पल न्यूटन के सामने गिरा था। फिर एप्पल ने सोचा कि न्यूटन ने सोचा कि एप्पल क्यों गिरा। फिर उसने और आगे सोचा, चीजों को समझा, फिर उसने बोला कि जो ये अर्थ है, ये हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक, तो फिर इस टाइम पे एक कहानी और ये कि जब अर्थ नीचे गिरी तो फिर मून नीचे क्यों नहीं गिरा? भाई अर्थ तो मून को भी अट्रैक्ट करनी चाहिए, तो मून भी गिरता है। उसको कैसे समझाते हैं मून के गिरने को? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ का ऑर्बिट है, सॉरी ये अर्थ का नहीं, ये मून का ऑर्बिट है। ये मून है और ये मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये मून है। और मान लीजिए अर्थ है, तो देखिए मून भी अर्थ की तरफ गिरा। इसको कैसे हम समझाते हैं? इसको ऐसे समझाते हैं, आप सोचो कि अगर मून अर्थ की तरफ नहीं गिरता तो ये मून सीधे चलते जाता, तो ये मून सीधे इस तरह से चलते जाता। ठीक, इसकी वेलोसिटी से डायरेक्शन, मून ऐसे चलते जाता। लेकिन मून यहां ना जाके मून कहां पाया गया? मून यहां पाया गया, मतलब मून अर्थ की तरफ गिरा इतना डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है मून भी नहीं गिरता, मून भी अर्थ की तरफ गिरता है। ठीक, इसको ऐसे समझाते हैं मून के गिरने को। एप्पल भी गिरता है। तो इन सब कहानी से न्यूटन ने कैलकुलेशन की थी, इसको भी कैलकुलेशन में न्यूटन ने इंक्लूड किया था। हिस्ट्री पढ़िएगा कभी न्यूटन की, तो आपको पता चलेगा कि इस चीज का भी रोल है उसमें। इसकी भी कैलकुलेशन उन्होंने की थी। और फिर न्यूटन ने बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये कंक्लूड किया कि जो ये फोर्स होता है, ये हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। और ये वाली इक्वेशन सिर्फ मास, पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होती है। किसके लिए? पॉइंट मास के लिए। ये वाली जो इक्वेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट मास के कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए बेटा एक बॉल है, इस बॉल का रेडियस है r1
और ये दूसरी बॉल है, इस बॉल का रेडियस है r2 और इन दोनों बॉल के बीच का रेडियस r है। अब आप सोचिए कि जो ये r है ये r1 से भी बहुत ज्यादा है और जो ये r है ये r2 से भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये कंडीशन मैच करती है, ये कंडीशन अगर मैच होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये दोनों बॉल हैं ये पॉइंट मास हैं। और न्यूटन ने ये बताया कि दो पॉइंट मास एक दूसरे को कितनी मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करते हैं, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो पॉइंट मास को मैं एक पॉइंट की तरह अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक पॉइंट मास हुआ और ये एक पॉइंट मास हुआ और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये याद रहे कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किधर होता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब अलोंग द लाइन जॉइनिंग ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस पर फोर्स F लगा, मतलब इसने इस पर अगर F फोर्स लगाया तो ये भी इस पर F ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका वैलिड होगा। ठीक, तो ये फोर्स है। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए तीन मास है, एक तीनों मास है और तीनों किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है। तो आपको ये बताना है कि किसी एक मास पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं। तो इस वाले मास पे ये वाला मास इधर फोर्स लगाएगा कितना, gm² अपॉन l², और ये वाला जो मास है वो इधर फोर्स लगाएगा कितना, gm² अपॉन l², और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो अलोंग एंगल बाइसेक्टर आता है, और उस रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 2f cos θ/2। तो एंगल पूरा 60 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 30। इस तरह से। ठीक, cos 30 को वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, √3/2। तो जो आपका कॉर्नर वाले मास पे जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स आया उसका वैल्यू इतना है। ठीक, अब चाहे तो आगे एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, चार मास हैं, ईच का मास m के बराबर, ये मास भी m के बराबर है, ये मास भी m के बराबर है, ये मास भी m के बराबर है, ये मास भी m के बराबर है। और आपको ये बताना है कि किसी एक मास पे नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए ये स्क्वायर है, ईच मास m के बराबर है और स्क्वायर की जो ईच साइड है वो l के बराबर है, स्क्वायर है ना, तो हर साइड बराबर होगी। तो पूछा जाएगा नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने ये सब कैलकुलेशन सीखी, आसान है। ये मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और इन तीनों का हम समेशन कर देंगे तो हमारा कौन आ जाएगा, नेट ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, तो देखिए अब आपके जो ये दो मासेस जो ये वाले फोर्सेज हैं, जो ये वाला फोर्स है, तो ये वाला फोर्स कितना होगा, ये होगा gm² अपॉन l², और जो ये वाला फोर्स है ये कितना होगा, ये होगा gm² अपॉन l²। और अगर हम इन दोनों फोर्स का समेशन करेंगे तो ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका समेशन किधर आएगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला फोर्स भी किधर है, इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है। तो चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों का समेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और जो ये वाला फोर्स है ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा, F नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नेट ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो उन दोनों का कितना आया, √2gm² अपॉन l², और वो तीसरे वाला कौन है, वो है gm² अपॉन 2l²। तो आपका जो नेट फोर्स आया वो आया √2 + 1/2 gm² अपॉन l²। तो ये उस कॉर्नर मास पे नेट ग्रेविटेशन फोर्स हुआ। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप नेट ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है कि तीन पार्टिकल हैं और तीनों को अगर ज्वाइन करके देखा जाए तो तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं और तीनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। मतलब तीन पार्टिकल हैं और तीनों पार्टिकल इस सर्कल पे क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मान लो एक पार्टिकल यहां है, दूसरा पार्टिकल यहां है और तीसरा पार्टिकल यहां है, और ये तीनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक, और तीनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और जो ये जो सर्कल है
इस सर्कल का रेडियस r के बराबर है और तीनों का मास m के बराबर है और तीनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। और आपको बताना है कि जो u स्पीड होगा इनके सर्कुलर मोशन का, जो स्पीड होगा u, इनके सर्कुलर मोशन का जो स्पीड होगा u, इसके जो सर्कुलर मोशन का स्पीड होगा u, आपको बताना है ये स्पीड u कितना होगा। तो देखिए आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मुझे बताइए अगर इसने सर्कुलर मोशन किया है तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ वो किसके बराबर होगा, mv²/r के। तो अगर ये साइड L के बराबर है, ये साइड L के बराबर है, तो इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उस ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू हमने देखी है। कितना वो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, वो लगता है √3gm²/L², और ये किसके बराबर आएगा, mu²/रेडियस, रेडियस r के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इस L का वैल्यू क्या आएगा r के टर्म्स में, तो वो मैं लिख के दिखाता हूं L का वैल्यू। आप ऐसे देखो बेटा, ये r है और ये r है और ये आपका L है, तो ध्यान से देखो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2r cos 30, 2r cos 30 किसके बराबर होगा, L के। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो r का जो वैल्यू, सॉरी L का जो वैल्यू आया, यहां से L का जो वैल्यू आया वो आया √3r। तो यहाँ पे हम L की वैल्यू √3r पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर होगा तो 3r² हो जाएगा और √3 से नीचे एक √3 बचेगा, तो ये आया gm²/√3 ऑफ r², ये बराबर आया mu²/r। एक r से r कटेगा, एक m से m कटेगा, तो u का जो वैल्यू आया वो आया √gm/√3r। तो ये इनके सर्कुलर मोशन का स्पीड होगा। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप ग्रेविटेशन फोर्स को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।